हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं ग्रुप डी और एएलपी के लिए स्पेशल सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के सेशंस लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार डेली सुबह 9 बजे हमारी ये जनरल साइंस की क्लास होती है, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट भी करते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं, बहुत सारे थ्योरीज को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपनी डेली लाइफ में जो होती हैं उसमें फिजिक्स का क्या रोल है, उसमें साइंस का क्या रोल है, वो समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारी 19th क्लास है और आज का जो साथियों हमारा टॉपिक होगा डेट विल बी दाब, डेट इज प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिजिक्स आती है तो एक ना एक क्वेश्चन प्रेशर से जरूर आता है, दाब से जरूर आता है। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, समय ने अगर इजाजत दी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, वरना मैं पहले बता चुका हूं आने वाली अगली क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इलास्टिसिटी से लेकर मतलब प्रत्यास्थता से लेकर और दाब तक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और उससे अगली जो क्लास होगी मींस क्लास 21, क्लास 21 जो होगी उसमें हम लोग टेस्ट लेंगे। और ये टेस्ट अभी तक जितनी की फिजिक्स कराई है उसमें से होगा, तो सब लोग आइएगा और परेशान मत होना। डेली सुबह क्लास 9 बजे होती है, किसी दिन कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप लोगों ने कितना सीखा। कैम्फर डांसेस ऑन वाटर, व्हाई? कपूर पानी पर घूमती है या पानी पर नाचती है। इफ यू ड्रॉप मतलब a tablet of camphor on water then it will dances like this, ऐसे 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 से घूमेगी। अगर आप कपूर को पानी पर छोड़ देते हैं, कपूर की गोली को, तो वो इस तरह से घूमेगी। उसका कारण क्या है? ड्यू टू डिक्रीज सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ड्यू टू इंक्रीज सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है। इनमें से कोई नहीं, या ड्यू टू इंक्रीज फोर्स, अधिक बल के कारण। सो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। बेटा समुद्र के पानी में इसलिए आसान होता है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। हां, थर्सडे को 21st क्लास मींस थर्सडे। जल्दी आप लोग आंसर कीजिए इसका। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। बहुत से लोग गलत आंसर कर रहे हैं और बहुत से सही आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड। ओके बच्चे, बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू डिक्रीज सरफेस टेंशन। देखो क्या होता है, जैसे ही पानी में हम वो मिलाते हैं, इंप्योरिटीज मिलाते हैं, या मान लो इस कपूर की गोली को मिलाते हैं, तो पानी में कपूर घुल जाता है, घुलने लगता है बहुत जल्दी जल्दी। जब पानी में कैम्फर डिसॉल्व होता है देन इट्स सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। जब भी हम कोई चीज मिला देते हैं, या जैसे ऑयल मिला दिया, या मान लो हमने कुछ और चीज मिला दी जैसे कपूर मिला दिया, तो वो पानी में घुलेगा तो उसकी जो पृष्ठ तनाव है इट विल डिक्रीज, वो कम हो जाएगा। जिससे क्या फर्क होगा कि वो कम होने से दो चीजें हो जाएंगी कि एक तरफ सरफेस टेंशन पानी में ज्यादा हो जाएगी जहां वो घुल रहा है, एक तरफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहीं ज्यादा और कहीं कम, कभी इधर जाएगा फिर यहां ज्यादा हो जाएगी, फिर इधर आएगा, फिर इधर, फिर इधर। इस तरह से वो क्या करता रहता है, घूमता रहता है। और जब वो घुल जाएगा तब वो घूमना बंद कर देगा। तो किसके कारण? ड्यू टू डिक्रीज सरफेस टेंशन, क्योंकि पानी में जहां वो घुल रहा है, जिस पानी में जिस तरफ, वहां पे सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, दूसरी तरफ ज्यादा, ज्यादा से कम, कम से ज्यादा, इस तरीके से डांसा करता रहेगा। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले भी बताया था कि मान लो मच्छर होता है, तो जो मच्छर मॉस्किटो का लार्वा होता है वो पानी पर तैरता है, स्टेगनेंट वाटर या रुका हुआ पानी जो होता है तैरता है ना। और जैसे हम उसमें मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल ड्रॉप करते हैं, वो
क्या होता है, सरफेस टेंशन उसकी कम हो जाती है, जिससे वो मच्छर का लार्वा डूब जाता है। तो आज का टॉपिक डाल दीजिए, परेशान मत होना, सारी चीजें होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे। आप लोग परेशान बहुत जल्दी हो जाते हो, सर ये नहीं कराया, ये नहीं कराया। मैं क्या कह रहा हूं बच्चा, आप लोग जीवन में आपको जॉब करनी है सरकारी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप डी एंड ALP, रेस्पॉन्सिबल जॉब होती है। आप परेशान मत होइए, मेरा कार्य है, इट इज माई ड्यूटी, मुझे पता है मुझे कब कहां कैसे करना है। ओके, सिलेबस बड़ा है, फिर भी मैं इतनी तेजी से लेके चल रहा हूं, ठीक है। चलिए, तेजी से तो नहीं कह सकते, लेकिन हां समझाने से तो कह ही रहा हूं। प्रेशर, दाब। देखो हमने पढ़ा थ्रस्ट या फोर्स। देखो फोर्स तो आपको पता है, बल, एनी पुश और पुल, जो चीजों की शेप, डायरेक्शन ये सब चेंज कर दे। अगर वही फोर्स आपने 90 डिग्री पे लगाया है, कितने एंगल पे लगाया है, नॉर्मल, परपेंडिकुलर लगाया है, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, थ्रस्ट नाम दे देते हैं। तो प्रेशर की डेफिनेशन कहती है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आप एकांक क्षेत्रफल पर, किसी क्षेत्रफल पर कोई बल लगाते हो या कोई थ्रस्ट लगाते हो, क्या कह रहे हैं, अगर कोई बल या कोई थ्रस्ट आपने किसी क्षेत्रफल पे लगाया तो उसे हम क्या कहते हैं, दाब, और इंग्लिश में प्रेशर। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे आप पास्कल नाम से भी कहते हैं। तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल। ब्लेज पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में एक अदिश राशि है। कैसी यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ब्लेज पास्कल के नाम पे इसकी SI यूनिट। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। देखो आपने एक चीज देखी, जैसे मेरा ये हाथ है, मैंने ये हाथ एक क्षेत्रफल पे इस तरीके से लगाया, मैंने इसको प्रेस किया, मैंने इसको दबाया। तो जब भी मैं फोर्स से किसी चीज को दबाता हूं, प्रेस करता हूं, तो अर्थात मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, प्रेशर। वापस आ जाते हैं अपने डेफिनेशन पे और इसको जानने की कोशिश करते हैं। समझिएगा दोस्तों, ये है एरिया, समझ रहे हैं, और ये है फोर्स। मान लेता हूं कि मैंने पहले ये जो फोर्स था, ये मान लो मैंने इतने एरिया पे लगाया, पूरे हाथ से मैंने चीज को दबाने की कोशिश की। अब मैंने इसी फोर्स को एक छोटे एरिया पे, मतलब कम एरिया पे अप्लाई किया, तो क्या होगा, मेरा कहने का मतलब है अगर क्षेत्रफल कम होगा, इफ एरिया इज डिक्रीज्ड, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ वी डिक्रीज एरिया देन प्रेशर विल इंक्रीज, एंड इफ वी इंक्रीज एरिया देन प्रेशर विल डिक्रीज। अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं प्रेशर कम हो जाएगा, अगर हम क्षेत्रफल घटाते हैं प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। मान लेते हैं अभी भी समझ में नहीं आया, एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, कील तो देखी होंगी आपने, जो आगे से छोटी छोटी नुकीली कील होती है। तो क्या होता है, नुकीली कील है, अगर वो नुकीली नहीं होगी, नुकीली होने से क्या होगा, उसका एरिया कम हो जाता है, जिससे पीछे से हैमर से, हथौड़े से उसको मारते हैं तो उस पर प्रेशर ज्यादा बनता है और वो दीवार में अंदर चली जाती है। उसी कील की जगह मान लो इस डस्टर को ले लो, डस्टर को ऐसे लेके लगातार ठोकते रहो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके नीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा। तो इसीलिए जो आयरन नेल्स होती हैं, दीज आर वेरी थिन या शार्प एट दी एजेस, जो सामने की तरफ होता है बहुत ही शार्प, बहुत ही नुकीली होती हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल ले लो चाकू का, जो अपने घर पे नाइफ यूज होता है, किचन नाइफ। तो किचन नाइफ क्या होता है कि एक तरफ से तो होता है पतला, एक तरफ से क्या होता है पतला, दूसरी तरफ से क्या होता है मोटा होता है। उसका कारण क्या है कि जिस तरफ से वो पतला है, जिस तरफ से वो थिन है या पतला है या शार्प है, तो शार्प होने से क्या हो जाता है, पतला होने से कि एरिया बढ़ जाता है, एरिया घट जाता है, एरिया क्या हो जाता है, लेस एरिया, और प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा। जब मम्मी लोग या आप लोग उसको सब्जी को काटते हो तो पतला एरिया होने से, कम एरिया क्षेत्रफल होने से वो आसानी से सब्जी के अंदर एंटर कर जाता है, आसानी से सब्जी के अंदर उसका प्रेशर मेंटेन हो जाता है। तो किचन नाइफ जो होता है वो इसीलिए पतला होता है। अगला एग्जांपल देखते हैं, आपने स्कूल के बैग देखे होंगे, चलो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। मान लो आप एक पॉलीथीन है, आपने एक पॉलीथीन ली, पॉलीथीन में कुछ सामान भरवाया
और आपने मान लो 5 किलो चीनी या 5 किलो कोई सब्जी पॉलीथीन में ले ली। जब आप पॉलीथीन को हाथ में ऐसे लटकाते हो तो हाथ में गड्ढे से पड़ जाते हैं, हाथ में गड्ढे से पड़ जाते हैं ना बच्चे। इसी अब आप गड्ढे ना पड़ा के क्या करो, आप जो अपने स्कूल का बैग है जिसकी मोटी मोटी पट्टियां होती हैं, मोटी मोटी थिक स्ट्रिप्स होती हैं, ब्रॉड स्ट्रिप्स, आप वो स्कूल बैग यूज कीजिए। उसको यूज करने से क्या होगा, ब्रॉड स्ट्रिप से आप जैसे लगाओगे हाथ में लटकाओगे तो एरिया ज्यादा हो जाएगा, एंड द फोर्स, जो उसका फोर्स होगा वेजिटेबल्स या शुगर का उस पॉलीथीन में, वो आपके हैंड पे क्या रहेगा, लेस रहेगा, जिससे मींस आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अच्छे से उसको कैरी कर पाओगे। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, टायर्स ऑफ मिलिट्री टैंक। मिलिट्री टैंक के आपने टायर देखे हैं? तो टायर्स ऑफ मिलिट्री टैंक जो होते हैं उसके टायर्स पे ऐसे एक चेन लगी रहती है, चेन होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि साथियों द फोर्स, द वेट ऑफ टैंक इज वेरी लार्ज, द वजन जो होता है टैंक का इट इज वेरी लार्ज, और उसके जो पहिए, अब लार्ज अगर वजन होगा और एरिया मान लो कम, एरिया ज्यादा कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसके जो टायर हैं ये सैंड या रेत में अंदर चले जाएंगे। जो इसके टायर्स होंगे, टायर्स ऑफ टैंक, डेट विल सिंक इनटू दी सैंड, रेत में जब वो चलेगा मान लो बीकानेर राजस्थान, तो अगर हम ये चेन दे देते हैं लोहे की तो इससे क्या हो जाता है, एरिया इंक्रीज हो जाता है, एरिया इंक्रीजेस, और जब भी एरिया इंक्रीज होगा प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो, प्रेशर सॉरी, अगर एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और टायर सिंक नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल होते हैं प्रेशर के ऊपर। आप और देखो, इंसान की बात करते हैं, जैसे अब मैं खड़ा हुआ हूं, समझना, अभी मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरे दोनों पैर जमीन पे हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, इस क्वेश्चन को आप समझ के बताएंगे। क्वेश्चन है, मोर प्रेशर विल बी, मोर प्रेशर विल बी, या ज्यादा दाब होगा, ज्यादा दाब होगा ऑन स्टैंडिंग, अगर इंसान खड़ा हुआ है, क्वेश्चन का भावना समझना, खड़े हुए व्यक्ति द्वारा, समझ रहे हैं, ऑन स्टैंडिंग, बी ऑन वॉकिंग, चलने पर, चलने पर, बोथ केसेस में इक्वल होगा, इक्वल इन बोथ केसेस, इक्वल इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में इक्वल होगा, बराबर होगा, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन इज, मोर प्रेशर विल बी, ज्यादा प्रेशर कब लगेगा, इंसान खड़ा हुआ है या इंसान चल रहा है, या दोनों में बराबर होगा, बोथ में इक्वल होगा, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। साथियों मैं बार बार लाइक की नहीं कहता तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा लाइक का मन नहीं करता, तो लाइक और प्लीज शेयर कर दीजिए ईमानदारी से, क्योंकि देखो हम आपके साथ ईमानदारी बरतते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि यू शुड नॉट, यू मस्ट बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो बताइए इसका कब ज्यादा प्रेशर रहेगा, ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। वेरी गुड, खड़े हुए व्यक्ति का, शाबाश, सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई मत भूलना, यही हमारे लिए बचता है, कुछ नहीं, पैसे वैसे नहीं मिलते इसके। चलिए ठीक है, अब मान लो आपको समझ में नहीं आया तो इसको अपने फॉर्मूले से करते हैं, बहुत इजी रहेगा। मान लो बच्चे समझो, अभी जब मैं खड़ा हुआ हूं तो मैं अपने दोनों पैरों पे खड़ा हुआ हूं। जब भाई हम नॉर्मली खड़े होते हैं तो अपने दोनों पैरों पे खड़े होते हैं ना, तो मेरा एरिया मान लेता हूं कि 2 मीटर स्क्वायर है। कितना मीटर स्क्वायर है? 2 मीटर, और मेरा वजन वही है 60 किलो, 60 न्यूटन है ना मेरा फोर्स, तो प्रेशर कितना रह गया? 30 पास्कल। और मान लो जब मैं वॉकिंग करूंगा तो ऐसा तो है नहीं कि एक टाइम पे मेरे वॉकिंग में दोनों पैर
जमीन पे रहते हैं, जब हम चलते हैं तो हमारा एक पैर जमीन पे रहता है और दूसरा पैर हवा में रहता है। इसका मतलब जब दोनों पैर तो ज्यादा एरिया, जब एक पैर तो अब मान लो ये दोनों पैर हैं तो ज्यादा एरिया, अब एक पैर तो कम एरिया। तो एरिया मेरा कितना हो गया 60 न्यूटन फोर्स फिर भी मेरे वजन का लगा धरती पे, लेकिन एरिया घट के कितना हो गया, आधा रह गया 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हवा में एक पैर था और एक पैर जमीन पर। तो अब कितना प्रेशर हो गया 60 पास्कल, डबल हो गया। तो कहने का मतलब ज्यादा प्रेशर कब होगा, जब मैं वॉकिंग करूंगा, चलूंगा। चलने पर एरिया कम हो जाएगा, मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि जो ऊंट होता है, कैमल्स कैन इजीली वॉक ऑन सैंड या इन डेजर्ट, कि जो कैमल होते हैं वो रेगिस्तान में आराम से चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर ऊंट का वजन ज्यादा है तो ऊंट के जो पैर होते हैं वो भी इतने चौड़े चौड़े होते हैं चारों, उसका पैर का एरिया बढ़ जाता है, जिससे उसका वजन जो है वो ज्यादा प्रेशर नहीं देता। एंड ड्यू टू दिस कैमल कैन इजीली वॉक ऑन सैंड, इसी की वजह से जो कैमल होता है वो इजीली चल पाता है। चलिए, ये तो हो गया हमारा सिंपल प्रेशर। अब लिख लीजिए नेक्स्ट हेडिंग, प्रेशर इन लिक्विड्स, प्रेशर बाय लिक्विड्स या प्रेशर इन लिक्विड्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो द्रव होते हैं उनमें प्रेशर कैसा होता है, द्रवों में दाब। तो देखिए, जो ये मान लो कोई बर्तन है, इसमें आपने मान लो पानी या कोई अन्य लिक्विड भर दिया या कोई और फ्लूइड भर दिया, ठीक है। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है लिक्विड के पार्टिकल्स हमेशा इधर से उधर क्या रहते हैं, मोशन में रहते हैं। और जब ये बर्तन की दीवारों पे टकराते हैं, किसी कंटेनर की दीवारों पे टकराते हैं, तो क्या देते हैं, फोर्स, और किसी एरिया पे टकराएंगे तो क्या देंगे, प्रेशर। तो जो द्रव होता है, लिक्विड्स होते हैं, उसके पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, हमेशा गति में रहते हैं। देन व्हेन दे कोलाइड टू दी वॉल्स ऑफ कंटेनर दे विल प्रेशराइज इट, उसको क्या दे देते हैं, प्रेशर दे देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड्स का प्रेशर, प्रेशर इन लिक्विड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H रो G। G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या क्या कहेंगे इसको हिंदी में, गुरुत्व त्वरण। ये हो जाएगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, घनत्व, द्रव का घनत्व, कितना घनत्व है उसका, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और H हो जाएगी हाइट ऑफ लिक्विड, कितनी ऊंचाई तक लिक्विड भरा हुआ है, हाइट ऑफ लिक्विड, ऊंचाई, द्रव की ऊंचाई। क्लियर है? तो ये जो प्रेशर होता है जो लिक्विड्स में होता है वो सिंपल ना होके किसके इक्वल हो जाता है, प्रेशर इन लिक्विड्स इक्वल टू H रो G। कहने का मतलब, अब इसमें से चारों केस को बनाते हैं, इसमें केस बनाते हैं हाइट से, डेंसिटी से और ग्रेविटेशन से। अब आपको इसमें समझना होगा चीजों को। देखो, पहला केस ले लेते हैं। मान लो ये कोई कंटेनर है और इसके यहां तक वो भरा हुआ है लिक्विड। अब इसमें 4 छेद करें, A, ठीक है, B, C और D। अब पूछा मोर प्रेशर कहां पे होगा, ज्यादा प्रेशर कहां पे होगा। तो हमें पता है मोर प्रेशर, ज्यादा दाब कहां पे होगा। तो हमें पता है दोस्तों कि जो दाब होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, H के। मतलब जितनी ज्यादा फ्री सरफेस से हाइट होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। जितनी ज्यादा क्या होगी हाइट, उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर किस पॉइंट पे होगा, D पॉइंट पे। क्योंकि अगर फ्री ऊपर से हाइट देखें तो सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, D की। भाई ऊपर से सबसे ज्यादा जो हाइट है वो किसकी है, D की। सबसे ज्यादा ऊपर से ऊंचाई किसकी है, D की। तो कहने का मतलब है जितना गहराई में जो पॉइंट होगा, जो जितना तल के पास पॉइंट होगा उस पे उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा। सिंपल सी बात है, परेशान होने का इसमें कोई रटने की जरूरत है ही नहीं। भाई अब यहां पे प्रेशर इतने पानी का,
यहां पे इतने पानी का, यहां पे इतने पानी का और इसके लिए तो इतने पानी का। और जब इतना ज्यादा फोर्स होगा तो जाहिर सी बात है एरिया तो बराबर ही है, तो प्रेशर भी कहां होगा, ज्यादा यहीं पे होगा, क्योंकि यहां पे पानी का वजन भी तो बढ़ता जा रहा है। यहां पे 1 लीटर मान लो, यहां पे 5 लीटर, यहां पे 10 हो गया, तो यहां पे तो 20 हो गया, तो जाहिर सी बात है डी पे ज्यादा प्रेशर होगा। सेकंड चीज, ये तो पहला चीज हो गई। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कह रखा है, दूसरा कहने का है इनका कि मान लो एक गहराई, दूसरा इनका जो है, मान लो कि यहां पर इस गहराई में यहां पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे चारों तरफ, ऊपर की तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी इक्वल प्रेशर होगा। कहने का मतलब है अगर लिक्विड के अंदर आप किसी डेप्थ पे, किसी गहराई पे क्या ले लेते हो, कोई पॉइंट ले लेते हो, तो उस पॉइंट पे चारों तरफ जो होगा वो प्रेशर सेम होगा। एक गहराई, एक पॉइंट पे सेम प्रेशर मींस एट अ सेम डेप्थ एंड एट अ सेम पॉइंट देयर विल बी इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस। सभी दिशाओं में बराबर दाब होगा, चाहे ऊपर की तरफ, चाहे राइट लेफ्ट, चाहे नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ, चारों ओर इक्वल प्रेशर होगा। नेक्स्ट चीज इनके कहना है, आगे पास्कल्स के लॉ देखेंगे। थर्ड, मान लो एक ये ऐसी नली है, समझिएगा, ठीक है, एक ये ऐसी है और एक ऐसी है, इस तरह की ये है, इसमें भी इतने उस तक भरा हुआ है, इसमें भी इसके उतना भरा हुआ है, सबका जो लिक्विड है वो बराबर है, समझ रहे हो। मान लो यहां भी h हाइट है, यहां भी h हाइट है, यहां भी h हाइट है, तीनों अलग अलग है। ये वाली नली मान लो ऐसी, मान लो इसको ऐसी, अब तो ठीक है, ये तीनों अलग अलग कंटेनर है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसमें बताओ कि प्रेशर जो होगा h हाइट पे वो सेम होगा, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, सेम समान प्रेशर होगा, समान दाब, समान प्रेशर या दाब। दूसरा आपको बताना है B में ज्यादा होगा, मोर इन B, मोर इन B, B में अधिक होगा, B में अधिक क्योंकि वो चौड़ी है, और C नन ऑफ दीज। तीन ऑप्शन दो फटाफट। ये तीन तरीके के बर्तन बनाए गए, तीनों में H हाइट तक ही इसमें क्या भरा गया, लिक्विड भरा गया, और तीनों की डेंसिटी भी लिक्विड की मान लो पानी है। अब बताओ कि इसमें प्रेशर क्या होगा, इनमें से तीनों में सेम होगा, बी में ज्यादा होगा, या इनमें से कोई नहीं। साथियों लाइक करना मत भूलना, बहुत मुश्किलों से सब चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, ऐसे ही मत समझना, कर करके मेहनत आप भी करें हम भी करें, और परेशान मत होना, बस मुझे परेशान अच्छे नहीं लगते कोई भी। क्वेश्चन वगैरह सब कराए जाएंगे, पहले भी कराए हैं, अभी तक एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा। इलास्टिसिटी के बाद के क्वेश्चन है वो कराएंगे कल, आज भी कुछ क्वेश्चन एक आध हमने शुरुआत में सरफेस टेंशन का किया था, एक दो और करेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया प्रेशर इन लिक्विड H रो जी, या इसको D भी कह सकते हो, HDG, D माने डेंसिटी। इसमें कहीं भी किसी भी उसका बात आ रही है कि शेप कैसी होनी चाहिए, बात सिर्फ किसकी आ रही है, हाइट की। अगर हाइट बराबर है तो प्रेशर भी क्या होगा साथियों, एकदम बराबर होगा। दूसरी चीज डेंसिटी घटेगी बढ़ेगी तो प्रेशर भी घटेगा बढ़ेगा। इफ डेंसिटी इंक्रीज करती है प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, डेंसिटी घटती है प्रेशर भी घटेगा। सेकंड चीज जी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है इसकी चाल अलग अलग हो गई। फॉर एग्जांपल आप यहां से जुपिटर पे चले गए, जुपिटर माने बृहस्पति पर चले गए, तो आपका तब आपको पता है बृहस्पति पर जी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, जी विल इंक्रीज ऑन जुपिटर, देन व्हाट विल हैपन, प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज। और जुपिटर पे आप उसी पानी को लेकर गए तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हाइट पे डिपेंड करता है, बाकी शेप कैसी हो, बर्तन किस आकृति का है, व्हाट इज द शेप ऑफ कंटेनर, दैट डजंट अफेक्ट दी प्रेशर, इससे प्रेशर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता।
अब इसका काम आपका रह जाता है थ्योरी को पढ़ना। हालांकि मैं समझा इससे रहा हूं कि आप अपने पॉइंट्स में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाता है पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है? पास्कल के नियम, पास्कल्स लॉ। पूरा करेंगे इसको जिससे कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट कंप्लीट हो जाए। पास्कल्स लॉ, पास्कल के नियम। पहला कहता है कि अगर पास्कल के नियम, द्रव संबंधी पास्कल के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, मान लो कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, ग्रेविटी को आपने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया या नगण्य मान लिया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि प्रेशर एट एवरी पॉइंट, द प्रेशर एट एवरी पॉइंट, हिंदी में लिख लेना, हर एक बिंदु पर समान, इज सेम, समान दाब, हर एक बिंदु पर समान दाब। कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई लिक्विड रेस्ट में या इक्विलिब्रियम में छोड़ रखा है तो हर एक बिंदु पर समान दाब रहेगा। मतलब वही एक गहराई पर हैं तो उन पे सब पे क्या पड़ेगा? सेम प्रेशर पड़ेगा, चारों दिशाओं में, ऑल डायरेक्शंस में, समान बिंदु पर समान दाब। सेकंड स्टेटमेंट इनका कहता है कि मान लो हम किसी भी पॉइंट पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? किसी भी पॉइंट पे कोई फोर्स देते हैं तो वो पूरे के पूरे लिक्विड में बराबर फैल जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ वी अप्लाई सम फोर्स, अगर हम किसी भी पॉइंट पे कोई बल लगाते हैं, लिक्विड के किसी भी बिंदु पर कोई बल लगाते हैं, चाहे आप यहां लगाओ चाहे आप यहां लगाओ, तो वो क्या होगा? इट विल स्प्रेड इक्वली, वो चारों तरफ बराबर मात्रा में फैल जाएगा या वो पूरे लिक्विड में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या कह रखा है कि अगर मान लेते हैं जैसे ये कोई लिक्विड है इस बर्तन में, समझ रहे हैं आप, इसमें क्या है? लिक्विड में बर्तन है, आपने एक पिस्टन लिया ऊपर और इस पे आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? 1 न्यूटन का फोर्स। तो दोस्तों ये जो 1 न्यूटन का फोर्स है ये पूरे के पूरे लिक्विड में चारों तरफ बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या चला जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो सेकंड नियम क्या कहता है कि अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो चारों तरफ लिक्विड में बराबर फैल जाता है। और इसके ऊपर हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें काम करती हैं। पास्कल के एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, और एप्लीकेशन अभी आप देखेंगे इसकी। सबसे पहले एप्लीकेशन आती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपने लिफ्ट देखी होंगी, कार वॉश वगैरह कराने गए होंगे, जहां पे ये कार वॉश वगैरह होती है, कारों की सफाई होती है, तो एक लिफ्ट सी होती है और वो एक तरफ से प्रेशर देता है और कार ऊपर की तरफ इस तरह से आ जाती है। जबकि अगर वो हाथों से उठाना चाहता कार को तो पागल हो जाता, उठ नहीं पाता। तो इसका मतलब क्या है? एप्लीकेशंस, कि क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, क्या क्या इसके डेली लाइफ में पास्कल का काम होता है। सबसे पहले आ जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? ये पास्कल के ऊपर ही काम करती है। कैसे? देखो, मान लो ये एक नली है और ये क्या है? हमारा वेट है। या मान लो कोई कार खड़ी है, क्या खड़ी है? कोई कार, और ये हमारा है। अब समझना इस चीज को अच्छे से। देखो, ये मान लो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, इसका एरिया आपको कम दिख रहा है ना, इसको मैंने मान लेता हूं 1 मीटर स्क्वायर, और इसको मान लेता हूं, इसका देखो बड़ा है सब कुछ, इसका एरिया कितना मान लेता हूं? 100 मीटर स्क्वायर। ये चौड़ा हो गया ना, ये 1 मीटर स्क्वायर, ये 100 मीटर स्क्वायर। अब मैंने इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसमें द्रव भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है। मैंने कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? 1 न्यूटन का। तो आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया कितना हो गया। अब कहोगे सर इसमें H रो G वाला फॉर्मूला लगाओ, तो उससे भी सेम निकलेगा, लेकिन मैं आपको सिंपल समझाना चाह रहा हूं। तो 1 न्यूटन का फोर्स है और एरिया भी कितना है? 1,
तो प्रेशर कितना हो गया? 1 पास्कल प्रेशर हो गया। प्रेशर कितना है? 1 पास्कल। अभी मैंने बताया कि जो सेकंड स्टेटमेंट था पास्कल लॉ का, कि जितना भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जितना भी फोर्स लगाते हैं, वो पूरे लिक्विड में फैल जाएगा। इसका मतलब प्रेशर फैलते 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 कहां आ गया? यहां पर आ गया। भाई प्रेशर फैलेगा ना सारी डायरेक्शन में। दूसरे स्टेटमेंट, दूसरे कथन में हमने पढ़ा है पास्कल के दूसरे कथन, सेकंड स्टेटमेंट में, देन व्हाट विल हैपन कि प्रेशर, और यही तो फॉर्मूला होता है, प्रेशर कितना है? 1 पास्कल। फोर्स हमें निकालना है कि कितने फोर्स से कार ऊपर चली जाएगी। एरिया कितना है? 100 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। देखो 1 न्यूटन का फोर्स लगाया था आपने हल्का सा, और कार पे कितने न्यूटन का फोर्स लगा? 100 न्यूटन का फोर्स। तो ये भी यही है हाइड्रोलिक लिफ्ट, कि कम वजह, कम फोर्स लगाकर हम भारी से भारी चीज को उठा लेते हैं। इसी तरह हाइड्रोलिक जैक आते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस आती हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं। रेल में, गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक, आपने वो डिस्क ब्रेक तो आपने सबने देखे होंगे। तो डिस्क ब्रेक जो होते हैं उसके पास में गिट्टी सी होती है इस तरह की, उसमें एक लिक्विड भरा रहता है। जैसे आप क्या करते हो, दबाते हो उसे, तो इसी सेकंड स्टेटमेंट जो है पास्कल का, वो जो प्रेशर होता है, वो जो फोर्स होता है, वो सारे लिक्विड में बढ़ जाता है और आगे जाके वो शू ब्रेक को पकड़ लेता है। तो ये किस पे काम करती है? पास्कल लॉ पे। और सेकंड लॉ ऑफ पास्कल क्या कहता है कि अगर आप फोर्स लगाते हो तो वो फोर्स पूरे में बढ़ जाता है। और 1 न्यूटन का लगाया 1 मीटर स्क्वायर पे, तो प्रेशर 1 पास्कल, और उसी प्रेशर से वो प्रेशर बढ़ गया 1 ही पास्कल। आपने कितने वजन की चीज उठा ली? 100 किलो वजन की, 100 न्यूटन फोर्स की चीज उठा ली। चलिए, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब किस पे काम करते हैं? ये सब हाइड्रोलिक जैक, जिससे ट्रक वगैरह, भारी से भारी ट्रक का टायर पंचर हो जाए तो हाइड्रोलिक जैक की मदद से वो उठा लेते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं गलनांक, कि दाब का गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे, ये केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ोगे इसे, कि जिस भी पॉइंट पे कोई चीज पिघलना स्टार्ट कर देती है, मतलब कोई चीज मेल्ट होने लगती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं ना। तो जिस टेम्परेचर या पॉइंट पे, टेम्परेचर, तापमान पे कोई चीज पिघलना स्टार्ट कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो प्रेशर का उस पर क्या असर पड़ता है, एक चीज देख लीजिएगा। गर्म करने पर, अगर आप किसी चीज को हीट करते हो, अगर किसी चीज की हीट करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होती है, क्या होती है? आयतन बढ़ता है। समझिएगा, अगर आयतन बढ़ता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, मतलब वो फैलते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि जो चीज गर्म करने पर फैले, जैसे प्लास्टिक, जो चीज गर्म करने पर फैलती है, या जैसे घी वगैरह, उन पे अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशर बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर, प्रेशर इंक्रीज करने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बढ़ जाता है। लिख लो इसको अच्छे से, याद कर लो। कहने का मतलब, जिन चीजों को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है, या वो वॉल्यूम इंक्रीज करती हैं, या वो एक्सपेंड होती हैं, अगर उनका प्रेशर इंक्रीज करोगे, दाब बढ़ाओगे, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जैसे वैक्स, मोम, जिसे हिंदी में मोम कहते हैं, या घी। सेकंड चीज, जो गर्म करने पर सिकुड़ती हैं, जो गर्म करने पर जिनकी वॉल्यूम डिक्रीज होती है, आयतन घटता है, जिनकी वॉल्यूम क्या करती है? डिक्रीज करती हैं, उनका अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहने का मतलब, जो चीजें सिकुड़ती हैं, जिनकी वॉल्यूम क्या होती है? डिक्रीज होती है गर्म करने पर,
उनका प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, गलनांक कम हो जाएगा, और जो चीज फैलती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, वो ज्यादा तापमान पर मेल्ट करने लगेंगी। ये आइस वगैरह जो होती है, बर्फ, तो बर्फ का अगर आप दाब बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे, तो वो जल्दी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब देख लीजिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, द्रव क्वथनांक, क्या बोलते हैं इसको, क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज डिक्रीज करता है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे कॉन्सेप्ट, इनको समझते रहिएगा। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है, वो आपने पढ़ा होगा ना कहीं कि अगर आप वहां पर चले गए पहाड़ों पर तो खाना बनाने में क्यों परेशानी होती है, ये बहुत पूछा जाता है, क्वथनांक। तो देखिए, अगर आप किसी भी लिक्विड या किसी भी चीज की फ्री सरफेस, खुली सरफेस पे अगर प्रेशर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, तो बॉइलिंग पॉइंट बी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं पहाड़ों वाला कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कुक फूड ऑन माउंटेन्स, पहाड़ों पर फूड खाना बनाने में क्यों परेशानी होती है। सो उसका देयर इज अ रीजन कि जब आप दोस्तों पहाड़ों पर चले जाते हो, समझिएगा मेरी बात को, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है प्रेशर कम हो जाता है, पहाड़ों पर प्रेशर क्या हो जाता है, दाब क्या हो जाता है, कम। आपको पता है जैसे प्रेशर कम होगा, इफ प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। आपको पता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो जो सब्जी होंगी वो भी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेंगी। मान लो आप बना रहे हो आलू गोभी, तो आलू जो उबलेंगे, पोटैटो, वो कितनी डिग्री पे उबल रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब प्रेशर कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, अब पानी 100 की जगह कितना पे उबलने लगा, 80 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगा। पर सोचो पोटैटो थोड़ी ना उबल जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस पे, उसे तो 100 डिग्री सेल्सियस वाली ऊर्जा, ऊष्मा चाहिए, हीट चाहिए। तो जो पोटैटो हुआ वो 80 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलेगा और देर लगेगी या बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। अब इसका उपाय क्या करोगे आप, तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज प्रेशर, प्रेशर कम होने के कारण। अब कभी कभी पूछ लेता है उपाय क्या करोगे, तो उपाय या मतलब रेमेडी क्या होगी, यूज ऑफ प्रेशर कुकर। आप प्रेशर कुकर में खाना बनाइए और सबको खिलाइए। तो प्रेशर कुकर का काम क्या होता है, वो प्रेशर को बढ़ा देता है, इट इंक्रीजेस प्रेशर, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा और 80 की जगह वो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री सेल्सियस। अब भैया और ज्यादा हीट और जल्दी खाना आपका पक जाएगा, पोटैटो उबल जाएंगे। क्लियर है ये चीज, चलिए गुड। अब डाल देते हैं बायेंसी। जल्दी जल्दी करना इन चीजों को, बायेंसी, BUOYANCY, बायेंसी, जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावन। देखो बायेंसी क्या होता है, जब भी हम किसी लिक्विड में किसी चीज को डुबोते हैं, जब भी हम किसी द्रव में किसी चीज को डुबोते हैं, मान लो एक मग्गा है, आपने उसको डुबोया, तो मग जब नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे से भी, द्रव की तरफ से भी उस पे ऊपर की ओर, अपवार्ड, ऊपर की ओर वो एक फोर्स महसूस करेगा। एक क्या महसूस करेगा, एक फोर्स या एक थ्रस्ट महसूस करेगा। When we immerse anything in a liquid, it experiences a upward force, ऊपर की तरफ उस पर एक बल लगता है, डेट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी। जो ऊपर की तरफ जो बल लगाने की प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं उत्प्लावन या बायेंसी, और जो वो फोर्स लगता है उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल या बायंट फोर्स, बायंट फोर्स। और यही बायंट फोर्स या उत्प्लावन बल होता है कि जब पानी में जो चीजें होती हैं
वो हल्की लगती हैं, वो मतलब पहले से लाइट महसूस होती हैं, उनके वजन में आपको लगता है जैसे कमी हो गई हो। इसलिए कहते हैं ना, पानी में आप पानी कोई मतलब स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में आपने पानी डुबोई, बाल्टी डुबोई, कोई भी एक, अब उसमें जो पानी भरा हुआ है उसे जब तक वो अंदर है तो आपको खींचने में कोई आसानी नहीं होगी, क्योंकि बाल्टी के ऊपर नीचे से एक बल लग रहा होगा। लेकिन हवा में अगर आप उसको लोगे, मतलब अगर आप उसको पानी के अंदर से उठाओगे तो बहुत आसानी से ऊपर आ जाएगी, और लेकिन अगर पानी के बाहर निकालोगे तो आपको डिफिकल्टी होगी उस बाल्टी को कैरी करने में। तो उसका कारण क्या है कि नीचे से एक फोर्स लगता है जब भी हम किसी चीज को किसी लिक्विड में डुबोते हैं, और उस फोर्स को क्या कहते हैं? बायंट फोर्स कहते हैं, और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? बायंसी कहते हैं। अब बायंट फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है? तो नंबर 1 डेंसिटी, घनत्व पे। किस पे डिपेंड करता है? घनत्व, कि जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है। दूसरी चीज, और डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है? ज्यादा डेंसिटी, ज्यादा गाढ़ा द्रव होगा, उतना ही ज्यादा बायंट, उतनी ही ज्यादा बायंट फोर्स लगाएगा, उतनी ही ज्यादा बायंसी होगी। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लिख लेना अच्छे से, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड, इमर्ज इन लिक्विड, कि वस्तु का आयतन, वस्तु का आयतन। अब समझो आयतन का मतलब, यहां तो आपने इतने डुबो रखी है, और मान लो आपने इतना ना डुबो के इतनी सी डुबो दी चीज यहां तक, तो यहां पे कम डूबी हुई है तो इस पे कम फोर्स लगेगा, यहां पे वो ज्यादा डूबी हुई है इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा। इसीलिए जब मग्गे को, कोई मग है उसको हम किसी लिक्विड में, पानी की बाल्टी में डालते हैं ऐसा उल्टा करके, और उसको नीचे की तरफ ले जाते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं फटाक से ऊपर की तरफ आता है। क्यों आता है? क्योंकि पानी नीचे से ऊपर उस पर एक फोर्स, एक बायंट फोर्स या एक बल लगाता है, उत्प्लावन बल, जिसकी वजह से वो ऊपर आ जाता है। जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ही ज्यादा ये फोर्स ज्यादा, या जितना ज्यादा वॉल्यूम उतनी ही ज्यादा उत्प्लावन बल। तो किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी एंड वॉल्यूम पे। नेक्स्ट आ जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कुछ भाइयों का कल कहना था कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ जाते हैं। समझ में आ रही है ना चीजें? कुछ चीजें देखो, तुम लोग परेशान मत होना, कुछ चीजें क्या होती हैं कि वो ऐसे समझ में नहीं आती हैं, वो क्वेश्चन में सही से समझ में आ जाती हैं। तो जब क्वेश्चन करोगे तब वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो लेकिन पहले क्या है कि इन चीजों को अच्छे से करा लेने देना, और लाइक जरूर कर देना। लाइक नहीं करोगे परेशानी आप लोगों को होगी। कम चीजें समझ में आती हैं जब तुम लोग खुश नहीं होते, टेंशन लेके बैठे रहोगे क्यों लाइक करें। तो आगे क्या आ जाएगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का सिद्धांत। कहते हैं कि जब आर्किमिडीज को यह सिद्धांत पता चला था तो वो स्विमिंग पूल में था और उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे, और जब उसको यह पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है कि जब हम, मतलब उसका कहने का मतलब है कि पहले आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सुन लो, कि जब भी हम किसी चीज को पानी में डुबोते हैं, जब भी हम किसी चीज को पानी में डुबोते हैं तो वो कुछ वाटर या कुछ लिक्विड, जिस मतलब किसी भी चीज को जब हम किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो वो कुछ पानी हटाती है। भाई वो आएगी चीज तो वो कुछ वॉल्यूम हटाएगा, वो कुछ वाटर या लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। जब भी हम किसी चीज को पानी हटाएगा या द्रव हटाएगा, वाटर में या द्रव में डुबोएंगे तो वो कुछ द्रव को हटा देता है, हटाता है, और जितना वो द्रव हटाता है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, द्रव हटाए गए द्रव का वजन, जितना वो द्रव हटाता है बराबर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। मतलब जितना वो पानी हटाएगा, जितना मतलब वो पानी हटा रहा है, वो उसके पानी में या लिक्विड में वेट के बराबर होगी। तो वो एक उसमें बैठा हुआ था स्विमिंग पूल में, और उसे पता चला कि भाई जितनी वो डूबा हुआ है उसने जितना पानी हटाया है उतना ही उसका वजन है। तो वो यूरेका यूरेका कह के दौड़ा, और गलियों में बिना कपड़ों के, तो लोग उस पर हंसने लगे
तो ये उसके बारे में फेमस चीज है। मतलब जो उसके ऑब्जेक्ट के वेट में कमी होती है, वेट, अपेरेंट वेट कर लो इसको, या वस्तु के भार में कमी, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप पानी या लिक्विड में डुबोते हो तो उसके वेट में कमी आती है, और वो कमी किसके बराबर होती है? जितना कि वो पानी हटाया होता है। मान लो अगर उसने 1 किलो पानी हटाया है तो उसके वजन में कितनी कमी हो जाएगी? 1 किलो। मान लो मैं पानी में डूबा, मतलब पानी में कूदा, और पहले कूदा तो मान लो मैंने कितना पानी हटाया, पानी के बाहर मेरा 60 किलो वजन है, और मैंने 2 किलो पानी हटाया तो मेरा वजन कितना हो जाएगा? 58 किलो। कहने का मतलब 2 किलो की कमी हो जाएगी, और 60 में से 2 चले गए तो कितने बचे? 58 किलो। अब मैंने क्या किया कि मैं हाथों से और पानी हटा रहा हूं इस तरह से। जब कोई चीज स्विमिंग करती है, तैरती है, तो पानी और ज्यादा हटाती है, और ज्यादा पानी हटाने से मैंने पानी कितना हटा दिया? 10 किलो पानी हटा दिया। तो अब मेरे वजन में कितनी कमी हो जाएगी? मेरा वजन कितना महसूस होगा? 50 किलो। तो जितना हम पानी हटाते हैं उतना ही वेट में डिक्रीज हो जाता है। ये किसके कारण है? या ये कह सकते हैं कि उतना ही फोर्स नीचे से हमारे ऊपर लग रहा होता है। किसी भी वर्ड्स में कह सकते हैं। और ये द्रव और गैस दोनों में होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है। ये लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली डिसॉल्व या इमर्ज इन अ लिक्विड, इट विल एक्सपीरियंसेस अ बायंट फोर्स। द वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द वाटर या लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से द्रव में डुबोते हैं तो उसके वजन में कमी महसूस होती है, भार में कमी महसूस होती है, और यह कमी किसके बराबर होती है? जितना कि वो वस्तु द्रव हटाती है। चलिए नेक्स्ट आ जाती है फ्लोटेशन या फ्लोटेशन। प्लवन, कोई चीज कब तैरती है? प्लवन, कोई चीज कब तैरेगी तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन। समझिएगा, अगर कोई वस्तु जब भी पानी में होती है तो उसके ऊपर 2 फोर्स लगते हैं। एक तो नीचे की तरफ उसका वजन, वेट, नीचे की तरफ क्या लगता है? उसका वजन, और नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स, उत्प्लावन बल, बायंट फोर्स। भाई कोई भी चीज जब पानी में होती है तो उसके ऊपर 2 फोर्स कार्य करते हैं, एक नीचे की तरफ उसका और एक ऊपर की तरफ पानी जो द्रव जो लगाता है, बायंट फोर्स। तो फ्लोटेशन का क्या कहना है कि मान लेते हैं कि अगर वस्तु का वजन मतलब बायंट फोर्स से क्या है? ज्यादा, तो वस्तु क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? डूब जाएगी, या कह सकते हैं इमर्ज हो जाएगी। सेकंड, अगर इन दोनों का क्या है? बराबर है, तो जो वस्तु होगी वो सिर्फ बिल्कुल यहां पे तैर रही होगी। फ्लोट ऑन सरफेस, सरफेस पे तैरेगी, सतह पर तैरेगी, सतह पर तैरेगी। कहने का मतलब अगर ऊपर से लगाया हुआ फोर्स और नीचे से लगाया हुआ फोर्स, ऊपर से वेट नीचे के फोर्स दोनों इक्वल हैं, तो वो सिर्फ सरफेस पर तैरेगी, इट विल फ्लोट। और अगर ये ज्यादा है और नीचे का फोर्स कम है तो वो डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी, इमर्ज हो जाएगी। और अगर बायंट फोर्स ज्यादा है, मतलब नीचे से अधिक बल लग रहा है, नीचे से बायंट फोर्स ज्यादा है, तो वस्तु क्या होगी? ऊपर, फ्लोट ऑन सरफेस, बिलो सरफेस कर लो इसको, सतह पर नीचे, और इस पे क्या करेगी? फ्लोट या तैरेगी। इसमें भी डूब जाएगी, मतलब ये जो केस है जिसमें दोनों इक्वल होंगे, इसमें भी पानी की सतह के बिल्कुल नीचे की तरफ हल्की सी डूबती हुई तैरेगी, ऊपर पानी रहेगा। लेकिन अगर नीचे का फोर्स ज्यादा हो गया, नीचे का फोर्स ज्यादा हो गया, तो बिल्कुल ऊपर तैरेगी, यहां पर तैरेगी, जैसे नाव या कोई फट्टा लकड़ी का तैरता है। तो ये क्या हो जाता है? फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में क्या बता रखा है? ऊपर से जो लगता है वेट, उसको क्या बोलते हैं? जो वजन होता है ऑब्जेक्ट का, नीचे से एक बायंट फोर्स लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं,
और सिंपल सी बात है, ऊपर का ज्यादा होगा तो चीज डूब जाएगी, नीचे से ज्यादा होगा तो तैरेगी, और दोनों इक्वल होंगे तो बिल्कुल सतह के नीचे तैरेगी। चलिए थोड़ा सा रह जाएगा, मतलब थोड़ा सा रहेगा, इसको पूरा करेंगे, 10 मिनट बेशक एक्स्ट्रा हो जाए, जाना मत, जिससे कि आप लोग आज और कल इसको रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट को इलास्टिसिटी से, और फिर हम लोग कल इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, और मैं सोचा था आज भी करेंगे, लेकिन पहले टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। डेंसिटी, फिर 3-4 मेन टॉपिक बचेंगे, 2-2 3-3 दिन में, उन्हें भी जल्दी जल्दी निपटाएंगे। डेंसिटी या घनत्व, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो डेंसिटी है, अभी तक हम बात कर रहे हैं घनत्व, वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जान लो, आयतन किलोग्राम क्यूब, और ये क्या है, द्रव्यमान किलोग्राम, और आयतन मीटर क्यूब। ठीक है, आयतन किस में होता है, मीटर क्यूब में, तो क्या हो गया ये, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी समझो इस चीज को, मान लो कोई सॉलिड चीज है, ठोस चीज है, ठोस, तो आपको पता है ठोस के जो पार्टिकल होते हैं वो पास पास होते हैं, पास पास होते हैं ना, और जो लिक्विड होता है उसके जो ये एटम्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो अब देखो, इसका जो आयतन है, इसकी जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है नहीं है, इसकी जो वॉल्यूम है, ये मान लो 1000 एटम इतने से एरिया में आए हुए हैं, और ये 1000 एटम इतना बड़ा एरिया घेर रहे हैं, या इतने एरिया बराबर है लेकिन एटम कम है। तो कहने का मतलब क्या है, जो ठोस होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर वॉल्यूम किसी चीज की ज्यादा है तो उसका घनत्व क्या होगा, कम, और अगर उसका वॉल्यूम कम है तो उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा। तो जिन चीजों का आयतन कम होता है उन चीजों का घनत्व या डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जिनकी वॉल्यूम ज्यादा होती है उनकी डेंसिटी कम होती है। इसीलिए जो ठोस होते हैं उनका जो भारीपन होता है, उनकी जो डेंसिटी होती है, वो जो मतलब एक साथ, इसको भारीपन कह लो, कि मान लो 1 किलो का आपने कोई, मतलब 1 चौड़ाई का, इतने वजन का आपने कोई लोहे का कील ली, कोई लोहे की चीज ली, जितना ये दिख रहा है ऐसा सेम टू सेम, और ये प्लास्टिक का है, तो लोहे का क्या होगा, ज्यादा भारी लगेगा ना आपको, इतना ही बड़ा, इतने वॉल्यूम की लोहे की चीज ज्यादा भारी लगेगी। तो उसका कारण क्या है, उसका वॉल्यूम कम होना, जिससे उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव डेंसिटी। क्या आ जाती है, रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है कि हम कोई वस्तु पानी में डूबेगी या नहीं डूबेगी, उसका पानी की डेंसिटी से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, वस्तु का घनत्व, वस्तु घनत्व डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व। अब ये 4 डिग्री वाली जो बात है, इसमें क्या होता है कि जो पानी की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसको वाटर की एनामोलस प्रॉपर्टी होती है कि पानी बाकी सबसे अलग बिहेव करता है। बाकी क्या होते हैं, गर्म करने पर फैलते हैं, जबकि पानी जब गर्म करते हो तो 4 डिग्री तक क्या होता है, मतलब उसकी वॉल्यूम क्या करती है, 4 डिग्री तक उसकी वॉल्यूम डिक्रीज करती है, जबकि क्या होना चाहिए था, फैलना चाहिए था। वॉल्यूम डिक्रीज करती है, कम होती है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा। इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद में वो दोबारा से फैलना स्टार्ट करता है, और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती जाती है उसकी डेंसिटी
घटती जाती है। कहने का मतलब क्या है, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक हुआ, गर्म करने पर क्या वॉल्यूम फैलनी चाहिए थी, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, वॉल्यूम कम हुई, और वॉल्यूम कम होने से क्या होगा, डेंसिटी बढ़ गई। इसको बोलते हैं एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। और इससे बहुत ज्यादा मतलब पानी की जो पानी कहते हैं ना, जल बहुत जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से आया है। तो मान लो किसी की डेंसिटी वस्तु की अगर उसके वाटर के साथ उसका कंपैरिजन कर देते हैं तो पता चल जाता है वो भारी है, या मान लो ये ऐसे आया 4 और 1, तो पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट 4 गुनी ज्यादा है। मान लो एक डेंसिटी किसकी होगी, पानी की, और 4 किसकी होगी, वस्तु की, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, इससे ज्यादा है। और अगर ये रेशियो ऐसे आया 1/2, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई जो चीज है वो पानी से हल्की है। और पानी की मैक्सिमम कहां होती है, 4 डिग्री सेल्सियस। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, पानी में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके कारण होता है। केमिस्ट्री का टॉपिक है, वहां अच्छे से डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा यहां भी बता दिया। इसी कारण से अगर आप देखोगे कि जो पानी का ये पानी है, कहते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा बर्फीली कंट्रीज होती हैं वहां पे बर्फ जम जाती है, लेकिन फिर भी बर्फ के नीचे मछली वगैरह जो होती हैं, फिश वगैरह, वो जिंदा रहती हैं। कारण क्या है, याद रखिएगा, जो बर्फ होती है पानी के ऊपर बर्फ जम जाती है, जिसका 1/10 हिस्सा पानी के बाहर रहता है और 9/10 हिस्सा पानी के अंदर। या मान लो देखो समुद्र है, समुद्र में आइसबर्ग होती है ना, बर्फीली चट्टान, तो उनका 9/10 हिस्सा तो समुद्र के पानी के नीचे, 1/10 हिस्सा ऊपर। दूसरी बात, अगर समुद्र के पानी के ऊपर बर्फ जम जाती है, आइस, तो आप जानते हो आइस क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आइस क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो ठंडक होती है उसे नीचे नहीं जाने देती, और नीचे क्या रहती है, नीचे वाले पानी में मतलब जनरली वार्मथ बनी रहती है, गर्माहट बनी रहती है, और इसके कारण ये जो फिश वगैरह होती हैं वो नीचे आसानी से जिंदा रहती हैं। ये सारे के सारे केमिस्ट्री का पार्ट है, डेंसिटी, वॉल्यूम वगैरह। पर चलो फिर भी थोड़ा सा यहां पे बता दिया और देख लेंगे, क्योंकि यहां पे रिलेटिव डेंसिटी वगैरह पढ़नी थी। इसी से ये जो फ्लोटेशन आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इसी के बेसिस पे जो लोहे का जहाज होता है वो पानी में तैरता रहता है, जबकि जो लोहे की कील होती है, कि जो शिप है वो फ्लोट करता है। शिप क्या करता है, फ्लोट करता है। और जबकि निडल जो होती है उसी लोहे की, वो क्या हो जाती है, डूब जाती है, सिंक हो जाती है। उसका कारण भी यही है कि देखो जो पानी शिप होता है वो पानी हटाता है, वाटर डिस्प्लेस करता है। जो शिप है इट डिस्प्लेसेस वाटर, और जब शिप वाटर हटाएगा तो क्या होगा, उसका जो पानी मतलब वो जितना पानी हटाता है वो उसके उतना ही ज्यादा नीचे से वाटर, नीचे से बायंट फोर्स लगता है और वो पानी में तैरता रहता है। जबकि निडल जो होती है, सुई लोहे की, वो कम पानी डिस्प्लेस करती है, लेस वाटर डिस्प्लेस करती है, नीचे से उतना ज्यादा बायंट फोर्स नहीं लग पाती, निडल डूब जाती है। जबकि शिप ज्यादा पानी हटाता है, ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करता है, क्योंकि उसकी जो शेप बनी होती है, उसकी जो आकृति होती है वो इस तरह से बनी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी हटाए। इसी तरह जो जीवन रक्षक पेटी होती है, लाइफ बेल्ट, जब आप रिवर राफ्टिंग वगैरह करने जाते हो तो उसमें आपको एक लाइफ बोट, वो लाइफ जैकेट पहना के उतारते हैं ना पानी में, तो वो भी क्या होती है, ज्यादा पानी हटाती है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो मतलब उसमें हवा भरी रहती है, ज्यादा पानी हटा देती है, जिसकी वजह से तैरते रहते हैं, डूबते नहीं है लाइफ जैकेट को पहनकर। और इसीलिए इस डेंसिटी की वजह से ही कि जो बर्फ है, मान लो किसी बर्तन में बर्फ जमी हुई है और बर्फ को पिघल गई, तो बर्फ पिघलने पर पानी बाहर नहीं आता, बर्फ का जो वॉल्यूम है वो उतनी बनी रहती है, बर्फ की जो वॉल्यूम है वो उतनी रहती है, बाहर नहीं आती। कहते ना मतलब, या उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं होती, पानी का लेवल उतना ही बना रहता है जितना पहले था। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट टॉपिक, स्कोर कर लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 मिनट का टॉपिक है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, हवा, गैस मौजूद है, और ये जो गैस है वो पृथ्वी की सतह पर जितनी भी चीजें होती हैं उन सब पर क्या लगाती रहती हैं, एक प्रेशर, फोर्स लगाती रहती हैं।
और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो जो हवा में मौजूद गैस या ये जितनी भी सारी चीजें होती हैं, एयर, ये हमारे ऊपर क्या लगाती हैं? प्रेशर लगाती हैं। और इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। दिख रहा है ना ये वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, महत्तम, वो होती है सतह या सरफेस पर। और अगर सरफेस से ऊपर जाते हैं पहाड़ वगैरह पे, माउंटेन्स वगैरह पर, तो क्या होता है कि हवा वगैरह क्या होती है? कम होती रहती है। और जब हवा ऊपर होगी नहीं तो इसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा? माउंटेन्स पे कम हो जाएगा। अगर आप ऊपर चढ़ाई करोगे, ऊपर की तरफ जाओगे पहाड़ वगैरह पर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसकी ऐसा, और ये जो सतह पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है वो नापा जाता है एटीएम, 1 एटीएम, 1 एटीएम। और एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा यूनिट क्या होती है? वही पास्कल, सीजीएस में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। साथ साथ इसका और भी कई सारी यूनिट होती हैं। इसकी यूनिट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है या नहीं है। तो इन सबको लिख लो। इसको मिलीमीटर या सेंटीमीटर ऑफ एचजी कॉलम, पारे स्तंभ, मतलब एक कॉलम में पारा भर लिया और पारे में कितना सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर है, पारा स्तंभ में भी नापते हैं। मिलीमीटर और सेंटीमीटर पारा स्तंभ में भी इसको नापा जाता है। तो वो कहते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो 76 सेंटीमीटर, अगर मरकरी कॉलम है, कितने सेंटीमीटर का? 76 सेंटीमीटर मरकरी भरा हुआ है, तो वो जितना प्रेशर नीचे की तरफ लगाता है उतना ही एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसकी अलग अलग यूनिट हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, पारे, एचजी मतलब मरकरी, पारा, ये किसके इक्वल होता है? 1.33 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल। 1 सेंटीमीटर ऑफ एचजी किसके इक्वल होता है? 1.33 इंटू 10 की पावर 3। दूसरा 1 बार, बार में भी नापते हैं इसको, 10 की पावर 5 जो ये होता है ना मौसम वगैरह के लिए, उसको बार में नापा जाता है। 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10 की पावर 5 पास्कल, 1 बार की जो वैल्यू होती है। तीसरा 1 टॉर, टॉर में भी नापा जाता है। तो टॉर किसके इक्वल होता है? 1 मिलीमीटर ऑफ एचजी, या ये कह सकते हैं 133.322 पास्कल। एक टॉर की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? 1 मिलीमीटर ऑफ एचजी। इनको याद करनी पड़ेंगी वैल्यू को। 1 सेंटीमीटर ऑफ एचजी 133 इंटू 10 की पावर 3। एक टॉर 1 मिलीमीटर 133.322। 1 बार किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 5। और जो 1 एटीएम होता है वो होता है या तो 76 सेंटीमीटर या 76 मिलीमीटर ऑफ एचजी। ये अभी मैंने बताया जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। बस ये लास्ट है, समझ लेना इसको। देखो भाई, किसी भी समय, ये लास्ट बस थोड़ा सा थ्योरी है, हमारे ऊपर जब हम बाहर होते हैं पृथ्वी की सतह पर, तो लगभग 16,000 किलो का जो वजन है हवा का, वो हमारे ऊपर रहता है किसी भी समय। अब आपको पता है कि अगर हमारे ऊपर 16,000 किलो का वजन है तो हम कैसे हो जाएंगे? पिचक जाएंगे। जैसे कि अगर ट्रेन की पटरी के ऊपर सिक्का रख देते हैं तो वो पिचक जाता है ना, इस तरह से हम पिचक जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर पर, हमारे सर पर हमेशा इतना ज्यादा वजन रहता है, लेकिन हमें वो महसूस क्यों नहीं होता, हमें उसका कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? तो इसका कारण है दोस्तों कि हमारे अंदर का जो ब्लड प्रेशर है, हमारे अंदर का जो ब्लड प्रेशर है ना, वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करके रखता है। हमारे अंदर भी तो ब्लड का प्रेशर होता है, रक्त का दाब, तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो इस वायुमंडलीय दाब को बैलेंस करके रखता है। कब? जब हम सतह पर होते हैं। अब सतह से ऊपर चलते हैं, जब हम कहां पहुंच गए? पहाड़ों पर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? माउंटेन्स पे। तो आपको पता है पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
और हमारे जो प्रेशर है रक्त का वो उतना ही है जितना पहले था। अब पहले तो ब्लड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस करके रख रखा था, लेकिन अब क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया और ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिससे नाक से खून वगैरह आ जाते हैं, कोई आर्टरी वगैरह फट जाती है ज्यादा ब्लड प्रेशर होने से और नाक से खून आने लगता है, ब्लड नोज ब्लीडिंग होने लगती है। किसकी वजह से? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। इसीलिए दूसरा इसका एग्जांपल, कोई बोतल है उसमें गरम पानी है, उसकी आपने जैसे गर्म पानी बाहर निकाला तो तुरंत उसमें चारों तरफ से क्या हो जाती है, बोतल पिचक जाती है। उसका कारण भी यही था कि पहले बोतल में हवा भरी हुई थी, ठीक है, अब हवा अपने सारी गर्म पानी के साथ वार्म हो गई, एयर सारी की सारी बाहर निकल गई, तो खाली बोतल क्या हो गई, पिचक गई अपने आप। उसका कारण भी क्या है कि उसके चारों तरफ वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह खाना, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहाड़ों पे कम हो जाता है तो क्या हो जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, जिससे खाना बनाने में परेशानी होती है। दूसरा, जो वायुयान एरोप्लेन में यात्री बैठा रहता है उसके फाउंटेन पेन से, जो उसके पास फाउंटेन पेन होता है उससे स्याही जो होती है, इंक, वो रिसाव होने लगता है, इंक का क्या होने लगता है, बैक फ्लो होने लगता है। वो भी किसके कारण होता है कि जब आप हवाई जहाज पे होते हो तो आप एक ऊंचाई पर होते हो और उस हाइट या ऊंचाई पर होने के कारण जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नॉर्मल से वो कम हो जाता है। अब इंक को रोकने के लिए बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो वो क्या करेगी, बैक फ्लो हो जाएगी। फाउंटेन पेन की स्याही को खाली करके ले जाना चाहिए। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसको बैरोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। बैरोमीटर से क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। अब एक चीज समझ लीजिएगा कि हमेशा जो भी चीजें होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं। और अगर ये बैरोमीटर क्या है, मान लो किसी जगह बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो गया, बहुत ज्यादा कम दाब हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी है और उस गर्मी की वजह से सड़क गर्म हुई और मान यहां की सारी हवा ऊपर उठ गई, क्योंकि हवा गर्म होकर क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। अब जब यहां पे लो प्रेशर होगा तो यहां पे खाली जगह हो जाएगी, वेकेंट। इसको भरने के लिए आसपास से हवा इस तरफ चलने लगेगी, क्योंकि अभी मैंने बताया जो चीजें चलती हैं, हवा चलती है, वो किस तरह से चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और जब लो प्रेशर हो जाएगा तो बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो नीचे आ जाएगी, अचानक से नीचे गिर जाएगी, बहुत जल्दी, अचानक या जल्दी जल्दी नीचे गिरने लगेगी। क्या होगा कि अगर कहीं का बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो जाएगा तो जो बैरोमीटर की रीडिंग्स हैं वो रैपिडली फॉल होगा उसमें, और अगर रैपिडली फॉल होगा तो इसका पता चल जाएगा कि वहां पे बहुत तेज हवा उस जगह आने वाली है। मतलब वो क्या दिखा रहा है, स्टॉर्म या आंधी, आंधी तूफान दिखा रहा है। तो बैरोमीटर का अचानक से नीचे आना क्या चीज शो करता है, आंधी या तूफान। धीरे धीरे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे, स्लोली। अगर बैरोमीटर की रीडिंग स्लोली तो कहने का मतलब हल्का हल्का कम प्रेशर हो रहा है, वर्षा, रेन, बारिश हो सकती है, मौसम सुहावना रहेगा। तीसरा, धीरे धीरे बढ़े। अगर वो धीरे धीरे क्या करे, रीडिंग पठियांक ऊपर की तरफ जाए तो मौसम क्या रहेगा, साफ, धूप वगैरह निकली रहेगी। मौसम क्या रहेगा, एकदम साफ या धूप वगैरह निकली रहेगी, शाइनी रहेगा मौसम। फिर से समझ लो कि अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा जाती है, ज्यादा लो प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, कम दाब होने की वजह से तेज आंधी तूफान आने की संभावना रहती है। कब? बैरोमीटर कब बताएगा, जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से नीचे आ जाएंगी, रैपिडली फॉल होगा। और अगर स्लोली फॉल होगा तो क्या होगा, बारिश आने की, और अचानक से गिर जाएगा, मतलब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो मौसम कैसा रहेगा, शाइनी या धूप रहेगी। क्लियर है? अब एक चीज सुन लो आप सब लोग, बार बार क्वेश्चन मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलास्टिसिटी से लेकर, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, कल क्वेश्चन करेंगे, लंबी क्लास रखेंगे। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, कैपिलरिटी, जितने भी अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए वो क्वेश्चंस में होंगे। केशिकत्व, चौथा फिर पढ़ा था हमने, विस्कोसिटी,
श्यानता, उसके बाद में हमने पढ़ा था प्रेशर, दाब। आपने साथ दिया बहुत ज्यादा मेरा, जिस तरह से मैं पढ़ाना चाहता था उसके लिए मैं आपसे दिल से क्या हूं, शुक्रगुजार हूं साथियों। इन सब के ऊपर कल प्रीवियस ईयर करेंगे, प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड, और नेक्स्ट क्लास में, उससे नेक्स्ट क्लास में थर्सडे में हम लोग टेस्ट लेंगे, ठीक है। और टेस्ट अच्छे से सबको देना है, तो क्या करना आप लोग कि इतना आप लोग प्रैक्टिस करके आओ अच्छे से, इतना एकदम इसको, जितनी भी मैंने नोट्स या जितना भी आपने लिखा है, अगर आप में से कुछ ऑनेस्टली लिख रहे हैं तो वो लोग पहले इसको क्या करो, इसको पढ़ना, जो बुक है उससे पढ़ना, और हम लोग कल इसके प्रीवियस ईयर या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, थर्सडे में होगा। पानी भी नहीं पिया है मैंने कि क्लास ज्यादा लंबी ना हो और सारा कंप्लीट टॉपिक आज हो जाए। अगर अब भी आपका मन ना करे तो कहूंगा शेयर और लाइक जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। अब आगे आपकी इच्छा है, ज्यादा कहना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मैंने प्रेशर बता दिया, कब ज्यादा, कब आपको कोई चीज चौड़ी रखोगे तो देखो, हाथ देख लो, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे रिपेयरिंग की हो, देखो ऐसे। अब भी ना करोगे ना तो आपकी मर्जी है भाई, मैं आगे ज्यादा नहीं कहूंगा। तो क्या करो कि आप लोग इसको पढ़ो, कब प्रेशर ज्यादा कम, कहां कैसे, विस्कोसिटी क्या होती है, कब श्यानता, दो द्रवों के बीच में जब घर्षण होता है, सरफेस टेंशन, कोई चीज ऊपर चढ़ेगी, अगर सरफेस टेंशन कब ज्यादा, कैपिलरिटी, कोई चीज ऊपर चढ़ेगी तो कॉन्केव होगा, नीचे गिरेगी तो कॉन्वेक्स होगा, ये सब मैंने आपको बता रखा है। इसके ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर आए हैं, जितने भी आए हैं या जितने आ सकते हैं, कल करेंगे, फिर टेस्ट लेंगे और फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म, और हम लोग वेव की तरफ चल जाएंगे, वेव मैकेनिक्स, तरंगों की तरफ। अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, ना लगे तो दोबारा कोशिश करना, ना लगने जैसी कोई चीज नहीं है। और वही कैसा हूं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, तो हमेशा सुधार करना चाहिए। तो मिलते हैं इसी के साथ, अच्छे से रहिएगा, पढ़िएगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे। जनरल साइंस सुबह 9 बजे। मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे। रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे। मंडे टू फ्राइडे। बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को।